બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. આપ નિહાળી રહ્યા છો ત્યારે ભારતીય માર્કેટ્સની સ્થિતિ ખૂબ જ રસપ્રદ જગ્યા પર આવીને ઊભા છીએ. ગઈકાલની આટલી મોટી તોફાની તેજી બાદ આજે પણ તેજી જરૂર હતી. ઉપર 807 23,807ના હાઈ બનાવ્યા બાદ થોડા નીચે આવ્યા છો તમે અને 23,700 સોફાર દિવસભર જાળવી રાખ્યું છે, જે ખૂબ સારી વાત ગણાશે. બેંક નિફ્ટી પણ સોફાર મજબૂતીના સંકેત બતાવી રહી છે. 0.5% આસપાસની મજબૂતી. આ છે ભારતીય માર્કેટ્સનું એક્શન. પણ આગળ વધીએ, વધુ ચર્ચા કરીએ. આપણી સાથે લક્ષ્મીશ્રી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના અંશુલ जैन जुड़े रहा है. अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका. और सबसे पहले तो सर गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे आपको. और कल की जो बड़ी मूव थी उसके बाद आज थोड़ा सा बाजार सहम चुका है या कहिए कि कंसोलिडेट हो रहा है. अब बड़ी मूव जब कैंडल में आती है, कोई डेली चार्ट पे आप देखें, और उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन आता है तो लोगों को थोड़ा सा डर लगता है. लेकिन आइडियल केस में अगर इसे हम बुल मार्केट माने, क्योंकि जो 22,800 से हमने शुरुआत की, तो आइडियल केस में अगर बुल मार्केट माने तो वहां पर कंसोलिडेशन को अच्छा माना जाता है. दोनों सिनेरियो को समझाइए और मार्केट की सिचुएशन की भी साथ ही साथ हम बात करते हैं. गुड आफ्टरनून सर. नमस्कार यशी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए. देखिए, मार्केट में तेज़ी है और तेज़ी बनी रहेगी. इसकी वजह मैं लास्ट वीक से कहते आ रहा हूँ कि यहाँ पे तेज़ी बनी रहेगी. उसकी सबसे बड़ी वजह थी एफआईआई की नेट पोजीशन. अभी भी देखें तो लगभग 2 लाख के ऊपर नेट बेसिस पे शॉर्ट हैं, 1,50,000 के ऊपर खाली फ्यूचर शॉर्ट हैं. कल 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर किए एफआईआई ने और 300 पॉइंट की निफ्टी में रैली आई है. अगर 1.5 लाख पूरे कवर होने पे आए, न्यूट्रल पोजीशन पे आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो स्विंग हाई 24,800 के आसपास आपने ड्रॉ किया है वो तो आराम से टेस्ट हो जाएगा. और अगर ऑल टाइम हाई भी बन जाता है तो मेरे को सरप्राइज नहीं होगा. तो मैं यहाँ पे मार्केट में बहुत बेरिश नहीं हूँ. प्राइस एक्शन वाइज 23,450 के ऊपर हम जब तक हैं, प्राइस एक्शन वाइज निफ्टी स्ट्रांग है. बैंक निफ्टी जब तक 49,600 के ऊपर है तब तक प्राइस एक्शन वाइज स्ट्रांग है. बैंक निफ्टी का तो पहला टारगेट 50,400 का था, उसको आज कर चुकी है. अगला टारगेट 51,600 के आसपास है, जो प्रोबेबली इस वीकेंड में तो नहीं लग रहा है, बट नेक्स्ट वीक में जाके हम 51,600 का टारगेट टेस्ट कर लेंगे. और निफ्टी में 24,200 तक का टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहा है. तो मैं यहाँ से मार्केट में बुलिश हूँ. आज का सेशन कंसोलिडेशन की बेहद ज़रूरत थी और एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है कंसोलिडेशन के साथ. कल के सेशन में मॉर्निंग में कहीं डिप्स मिलती है तो रिजेक्शन कैंडल और एविडेंस जैसे मिले पहला बाइंग का, आपको बाइंग करके चलना चाहिए. 24,200, 51,600 ये टारगेट आएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे. ठीक है सर. अब जो मैं कह रहा था कि जो लोगों को ये कंसोलिडेशन देख के कल की बड़ी मूव पे थोड़ा सा संशय होता है, उनके लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चरल चेंजेस को देखना चाहिए जब इस प्रकार की कंसोलिडेशन होती है? किस प्रकार से मार्केट की तेजी पे भरोसा इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को करना चाहिए? क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए अंशुल जी? देखिए, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत ही नहीं है. आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप एक रेस दौड़ के आए हैं फिनिश लाइन पे. अब अगली रेस आप तुरंत नहीं दौड़ेंगे. आप बैठेंगे, पानी पिएंगे, थोड़ी ब्रेथ कैचअप करेंगे, सांस लेंगे. जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तब आप अगली रेस के लिए दौड़ेंगे. तो ये जो पीरियड है जहाँ बैठ के आप आराम से ग्लूकोज वगैरह पीते हैं, इलेक्ट्रॉल पीते हैं, आराम करते हैं, पसीना पोंछते हैं, इसको हम चार्ट्स पे कंसोलिडेशन कहते हैं. एक बड़ी अच्छी अपमूव आई, उसके बाद 4-6 दिन कंसोलिडेट किया, ब्रेथ कैचअप किया, ग्लूकोज वगैरह पिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली या नेक्स्ट टारगेट के लिए अप्रोच किया. तो इस कंसोलिडेशन को आप आराम की तरह देखिए कि मार्केट अपनी ब्रेथ कैचअप कर रहा है, एनर्जी रीगेन कर रहा है, और जैसी एनर्जी रीगेन हो जाएगी ये वापस से दौड़ लगा देगा ऊपर में. कंसोलिडेशन में इतने लंबे चौड़े पैरामीटर देखने की जरूरत नहीं है. आप जितना चार्ट रीडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, जबकि पैसा हमेशा बनता है चार्ट को एकदम सिंपल रख के रीड करने में. अब आपने इतने सरल भाषा में समझा दिया है सर. मैं तो एक और कैंडल का भी सवाल लेके आने वाला था, लेकिन अब मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है और आई होप कि लोगों को भी मिल चुकी होगी, तो इसके ऊपर नजर रखेंगे. अंशुल जी, अब बताइए आज के रिकमेंडेशन, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? देखिए, कैंटाबिल में एक ब्रेकआउट आया है और टेक्सटाइल स्टॉक मेरे को वैसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. वो कैंटाबिल में ब्रेकआउट आया है, इसको प्ले करना चाहिए. लेकिन एक चीज अब यहाँ से जो मैं आगे बोल रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से सुनते हुए ही कैंटाबिल बाय करना है. कैंटाबिल में 129 हफ्ते का कपनैंडल पैटर्न का बेस ब्रेकआउट है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का माहौल एकदम अच्छा नहीं है. तो बहुत सेलेक्टेड काउंटर्स ही आपको प्ले करना चाहिए जहाँ बड़े बेस का ब्रेकआउट हो, अल्फा जनरेट कर रहा हो, दोनों कैंटाबिल कर रहा है. बट चूंकि माहौल खराब है, इसलिए अगर आप यूजुअली 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो 10 या 20 से ज़्यादा
कैंटाबिल ना लें। यानी कहने का मतलब है 10 या 20% से ज़्यादा अभी अपना कैपिटल कमिट ना करें। 324 रुपये पे कैंटाबिल बाई करना है। 300 रुपये का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो ही कैंटाबिल बाई करना है। और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है और ऊपर चलता है तो आप मान के चलिए कि पहला टारगेट 400 रुपये का रहेगा, दूसरा टारगेट 450 रुपये का रहेगा। बट मिड कैप स्मॉल कैप का माहौल नहीं है, इसीलिए कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं क्योंकि लास्ट वीक में हैंडल जो राइट साइड डेवलप हुआ है पूरा इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम दिख रहा है। इतने बड़े वॉल्यूम रिटेल क्रिएट ही नहीं कर पाता है, तो पूरा इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम दिख रहा है। सिर्फ इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है, इसलिए मैं इस ब्रेकआउट को प्ले करने के फेवर में हूँ, नहीं तो मैं इसको अवॉइड कर देता। तो 300 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगाइए, 400 और 450 दो टारगेट पकड़ के चलिए। ક્લિયરલી સો વ્યૂ અહીંયા કેન્ટાબિલ માટે 324 સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ 300નો, કેમ કે વોલ્ટિલિટી જો ફરી એકવાર આવી તો 400ના ટાર્ગેટ્સ માટે થઈને आगे बढ़ते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक सर, आज बायोकॉन काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रहा है स्टॉक, और 390 पर फिर से एक बार। अब बायोकॉन एक ऐसा स्टॉक है जहां पर तेज़ी इतनी जल्द आती नहीं है, और अब जब आई है आज तो 5% से ऊपर की पिटाई काफ़ी ज़्यादा हुई है स्टॉक की। पहले देखिए बायोकॉन में अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे एक बहुत बड़ा कैंडल पैटर्न या बीसीपी पैटर्न कुछ भी कह सकते हैं बन रहा है। 191 हफ्ते हो चुके हैं बनते हुए इस स्टॉक में। अब धीरे धीरे करके 400-420 की रेंज में जाएगा, जहाँ पे पूरे पैटर्न का ब्रेकआउट बनेगा, और ओवरऑल टारगेट 600-650 रुपये बन रहे हैं। हम अपने क्लाइंट्स को लगभग 350 रुपये के आसपास से प्रीएम्प्टिव बाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म 1.5 से 2 साल के नज़रिए के हिसाब से टारगेट हमको कहीं भी 600 से 700 के बीच में लग रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं देता, जैसा आपने कहा। तो ट्रेडिंग का काउंटर नहीं है, इन्वेस्टिंग का काउंटर है। यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। 1.5-2 साल के लिए अगर छोड़ते हैं तो हाई लाइकली है कि 600 रुपये का टारगेट मिल जाएगा। ओके, तो बायोकॉन અત્યારે ફિલહાલ અત્યારે બઝ જબરદસ્ત બની રહ્યો છે, નજર રાખવાની રહેશે। नेक्स्ट स्टॉक सर इन्फो एज 1:5 स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट्स बोर्ड ने कर दी है, और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर दिया है फाइनली। 2025 में ऑलमोस्ट 12% जो है स्टॉक करेक्ट हो चुका था, और 2024 में देखिए तो 52% स्टॉक अप्रिशिएट भी हुआ है। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया स्टॉक स्प्लिट का सर। देखिए इस स्टॉक में न्यूज़ ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जब भी स्प्लिट बोनस ये कॉर्पोरेट एक्शन होता है, नंबर ऑफ शेयर्स लिक्विडिटी बढ़ जाती है और शेयर कुछ समय के लिए दब जाता है। दूसरी चीज़, चार्ट पैटर्न भी खराब लग रहा है। जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट था 7400 उसको तोड़ के उसके नीचे ट्रेड किया है, फिलहाल पुल बैक दे रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रही है। 8000 8050 मिल जाए तो बहुत है, वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके ये स्टॉक मेरे को 6500 रुपये आते हुए दिख रहा है, जो कि मिनिमम टारगेट है मेरे हिसाब से। तो रैलीज मिल रही हैं, इसमें एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। नीचे 6500 रुपये आ सकता है। ओके, 6500 રૂપિયા સુધી હજુ પણ ઇન્ફો એજ જે છે તે આવતો જોવા મળી શકે છે। નજર તમારે અહીંયાથી ખાસ રાખવાની રહેશે। આગળ વધીએ। और स्टॉक्स में सर आज सेक्टर स्पेसिफिक में डिस्कस डेफिनेटली करना चाहूँगा, वो है निफ्टी मीडिया। आप सेक्टोरियल इंडेक्स पर एक बार नज़र डाल दीजिए। और स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा टिप्स चला है, लेकिन नेटवर्क 18 भी लीडर ऑफ द पैक है, तो टिप्स में वॉल्टिलिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं नेटवर्क 18 के ऊपर बात करना चाहूँगा। पिटाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है ये पूरे मीडिया स्टॉक्स की। क्या कोई जगह मिल रही है? और नेटवर्क 18 की भी साथ ही साथ बात करें, क्योंकि मार्केट में रिवाइवल आया है, पॉसिबल है यहाँ पर भी थोड़ा सा पैसा आ जाए। देखिए मीडिया इंडेक्स में डबल टॉप का ब्रेकडाउन आया है 1600 पे, जिसका टारगेट 800 रुपये बनता है। सीएनएक्स मीडिया जो मेटल मीडिया का इंडेक्स है, तो अगर इंडेक्स में ऑलमोस्ट 30-40-50% का करेक्शन आता है तो फिर स्टॉक्स आप समझ लिए कि लंबे पिटेंगे। तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इन स्टॉक्स में तब आएगा जब 1700 के ऊपर 1760 के ऊपर सीनेक्स मीडिया कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगी, तब मेरा इंटरेस्ट आएगा। तब मैं मानूंगा कि हाँ बड़ा ब्रेकआउट फेल हुआ है, वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में माल है, अब यहाँ पे खरीदी करके चलना चाहिए। तो मैं इसमें अभी फिलहाल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मेरा किसी भी स्टॉक में। सारे स्टॉक्स वीक लग रहे हैं क्योंकि इंडेक्स में ही 40% करीब की फॉल दिख रही है।
ક્લિયરલી અવોઇડનો વ્યૂ અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે. મીડિયા, સ્ટોક અને સેક્ટર બંને માટે થઈને અંશુલ સર તરફથી નજર રાખવાની રહેશે. अच्छा, कैपिटल मार्केट के साथ जुड़े हुए स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्शन है. जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया एक्शन आज इनफैक्ट देखने मिला है. कैम्स में बढ़िया एक्शन देखने मिल रहा है. एंजल वन, सारे जगह पे मार्केट अब फिर से एक बार बॉटम बना के कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने की. तो सारे जो एडवाइजरी और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स हैं, बहुत बड़ा बस बना है सर यहाँ पर. देखिए, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग बाउंस है क्योंकि ओवरसोल्ड काउंटर्स थे, काफ़ी अच्छी पिटाई हुई थी, चाहे वो कैम्प्स हो चाहे CDSL हो, इन सब में अच्छी खासी पिटाई हुई थी. तो ये डेड कैट बाउंस है. बाउंस को बाउंस की तरह प्ले कीजिए. यहाँ से 7-8% की और मूव आ सकती है, बट इवेंचुअली ये डाई डाउन होगी. इन सब में यहाँ से करीब करीब 30% डाउन साइड के टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं. जनरलाइज करके बोल रहा हूँ, BSE थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रांग है, बट बाकी स्टॉक्स देख लीजिए, कैम्प्स और CDSL तो स्पेशली वीक लग रहे हैं. तो इनमें रैलीज पे एग्जिट करना चाहिए. ओके. दिल्ली में वोटिंग चल रही है अभी फिलहाल अंशुल जी, और अब ये वोटिंग जो है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद ओपिनियन पोल आएंगे शाम को, और कल जो है वो हमें एक्सपायरी के साथ साथ ये जो ओपिनियन पोल है उनके ऊपर भी रिएक्शन देना है. वैसे दिल्ली के टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतने नहीं हैं कि पूरे मार्केट को हिला सके, लेकिन एक रीज़न मार्केट को कोई भी अभी मिल रहा है और मार्केट उस रीज़न पे रिएक्ट कर रहा है. ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कल शायद और इसके जो ओपिनियन पोल वगैरह हैं उसके ऊपर भी एक रिएक्शन हमें देखने मिले. सर, आपको एक मैच याद होगा एशिया कप का, जिसके फाइनल में आखिरी बॉल पे दिनेश कार्तिक ने छक्का मार के कप जिता दिया था. तो बिल्कुल वही चीज आपको 1 तारीख को संसद में देखने के लिए मिली है कि पूरा मैच बिल्कुल बोरिंग जा रहा था. आखिरी बॉल पे छक्का मार के फाइनेंस मिनिस्टर ने बीजेपी को लगभग ये मान के चलते हैं कि दिल्ली का चुनाव जिता दिया है. मिडिल क्लास के लिए जो फेवर मतलब टैक्स कट मिला है, ये बहुत फेवरेबल चीज है मिडिल क्लास के लिए. और सेंटिमेंट टुवर्ड्स एनडीए गवर्नमेंट, क्योंकि एनडीए 1 अलग थी, एनडीए 2 अपने रास्ते से भटक गई थी, एनडीए 3 अब वापस उस रास्ते में आई है जो एनडीए 1 चला था. तो एनडीए 3 भी अब बहुत बेहतरीन जाएगा. आपको इस टाइप की चीजें और देखने के लिए मिलेंगी. तो मिडिल क्लास जो सरक रहा था, जो थर्ड टाइम वोटिंग करने आया, जो मिडिल क्लास का वोट नहीं मिला, जिसकी वजह से कम रह गया था इनकी सीट, वो अब धीरे धीरे इनके फेवर में वापस सरकेगा. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दिल्ली चुनाव बीजेपी जीत रही है. अगर नहीं जीती तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज होगा. हंग गवर्नमेंट बन गई तो भी मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, क्योंकि तीनों में से किसी को मेजोरिटी ना मिले तो भी मेरे को सरप्राइज नहीं होगा. लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती, मतलब आपको एक तरफा वोट मिल जाता है, तब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इफेक्ट आना था बजट के हिसाब से दिल्ली चुनाव पे और बाजार पे, वो आ चुका है. अब ये एग्जिट पोल का बहुत कोई इफेक्ट आएगा नहीं, अनलेस केजरीवाल एकदम क्लीन स्वीप मार ले जाए, जिसकी उम्मीद मेरे को बहुत कम लग रही है. तो मेरे हिसाब से कल मार्केट अच्छा पॉजिटिवली रिएक्ट करके क्लोज होगा. अगर किसी तरह की भी गड़बड़ मार्केट सेंस कर रहा होता है तो आज आपको कंसोलिडेशन कैंडल नहीं, करेक्टिव कैंडल दिख रही होती है. तो ये भी एक एडिशनल साइन है कि मार्केट कल पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा. अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो BTST ले जा सकते हैं, बट मैं जनरली थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, तो मैं कल पोजीशन मार्केट खुलने के बाद पोजीशन बनाना पसंद करूंगा. अब सोचिए, कंजर्वेटिव होने के बावजूद भी आपने इतनी अच्छी कमेंट्री दी है, उसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए. बहुत अच्छे से सर आपने सिचुएशन को समझाया है. अब नेक्स्ट सर, जरा ऑयल एंड गैस पूरे सेक्टर पर नज़र डालते हैं, और मल्टीपल रिपोर्ट्स OMCs पर आए थे आज, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर. अब इनका डायरेक्टली कोरिलेशन कमोडिटी में क्रूड के साथ होता है, एनर्जी पैक का पूरा सा, लेकिन फिर भी अब जब ट्रम्प साहब आ गए हैं और क्रूड में कुछ भी हो सकता है, ऐसे माहौल में क्या OMCs पर बुलिश रहना चाहिए, कैसे देखना चाहिए इनको? देखिए, क्रूड मेरे को यहाँ से कम $10 की फॉल दिख रही है, और ठीक ठाक सब चीज रही तो $20 की फॉल दिख रही है. $72 के आसपास है. $62 का ब्रेकडाउन टारगेट है और $52 का एक्चुअल टारगेट है. अगर ये अचीव होता है तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि अंडर रिकवरी वाली भी जो न्यूज़ थी वो IOC ने ऑलरेडी अपने पिछले आई गेस रिजल्ट में जो बैलेंस शीट क्लीन की है, तो ये सारी खराब न्यूज़ इनके लिए पीछे निकल चुकी हैं. अब जैसे जैसे क्रूड में फॉल आएगा, इनके लिए सेंटिमेंट बहुत अच्छा और पॉजिटिव होता जाएगा. तो मेरे ख्याल से अगर आप IOC, HPCL, BPCL इनमें हैं तो आपको बने रहना चाहिए, बल्कि और ऐड करना चाहिए. ये ऊपर में आपको बेहतरीन टारगेट्स देंगे. IOC में मैं मान के चल रहा हूँ कि 1-1.5 साल अगर आप रखते हैं तो ऑल टाइम हाई भी मिल सकता है.
और दूसरी चीज ये भी समझिए कि अगर स्टॉक आपको 10% 12% रिटर्न देता है, बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देता, 10-12% भी देता है, तो इनकी डिविडेंड यील्ड इतनी है ना कि एफडी के बराबर ब्याज का पैसा तो डिविडेंड यील्ड से निकल आता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। और अगर कैपिटल गेन मिल गया, मतलब आपका शेयर 20-30 रुपए बढ़ गया, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वो सेक्टर है ऑयल एंड गैस में जहां आपका पूरा पैसा लगा होना चाहिए। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट आईओसी है। આઈઓસી સૌથી વધુ પસંદ છે અત્યારે ફિલહાલ અંશુલ સરને નજર રાખવાની રહેશે। लेकिन सर साथ ही साथ अब ऑब्वियसली आप उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाएंगे, मैं पूछना चाहता था आपको रिलायंस, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर आपका कमेंट नहीं होगा। लेकिन मुझे अब पूछना है वो है आईजीएल। आईजीएल इसलिए रीज़न ये है कि दिल्ली के इलेक्शंस की वजह से उन्होंने जो रेट कट था, मतलब जो सीएनजी के प्राइसेस बढ़े थे वो पास ऑन नहीं कर पाए थे, और अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि 4% तक की जो प्राइस जो है वो हाइक हो सकती हैं पोस्ट इलेक्शंस। तो इस वजह से आईजीएल भी आज काफ़ी ज़्यादा बज़ में रहा है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर आपको यहाँ पर? देखिए आईजीएल में स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आ गया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं है, और स्प्लिट बोनस के बाद जनरली लिक्विडिटी बढ़ती है तो स्टॉक वैसे भी दब जाता है। अब ऑलरेडी वीक काउंटर है, उसमें भी स्प्लिट बोनस हो गया है, मतलब कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, तो और ज़्यादा दबाव है। तो मेरे को स्टॉक कम से कम ऊपर जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है। नीचे में 190 रुपये अगर टूटा तो वापस स्विंग लो 150 टेस्ट किया जा सकता है। तो मेरे को आईजीएल और इसका जो काउंटर पार्ट है एमजीएल, मेरे को दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सर मैं पूछना चाहूँगा आपको यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि बजट में अनाउंसमेंट्स ना होने के बाद सोमवार को पिटाई हुई थी फिर से एक बार, लेकिन एलएनटी ने फिर काफ़ी अच्छा बज़ लिया है, आईआरबी वगैरह उन सब चीज़ों में भी धीरे धीरे खरीदारी होने लगी है। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल रहा है? और जैसे आपने भी मार्केट्स के रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ने की बात फिर से एक बार की है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ये काम हो नहीं सकता है। निफ्टी इंफ्रा की भी हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं, और कोई कॉम्पोनेंट अगर आपको यहाँ पर पसंद हो तो। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में बड़ा वेटेज एलएनटी का है, तो लगभग चार्ट भी उसी को रेप्लिकेट करता है, तो दोनों के चार्ट लगभग सेम लग रहे हैं। तो एलएनटी डिस्कस कर लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आप खरीद सकते हैं। एलएनटी में फिलहाल थोड़ी सी डाउन साइड दिख रही है। ब्रॉडली एक रेंज बनी हुई है 3900 ऊपर में और 3150 नीचे में। फिलहाल मिड ऑफ द रेंज है, लोअर क्वाड्रेंट में। मेरे ख्याल से ये पहले 3150 आएगा, बेस का बॉटम रीटेस्ट करेगा, उसके बाद जब चलेगा तो 3900, और फिर 3900 का ब्रेकआउट लेता है तो 4500। तो डाउन मूव कम है, अप मूव ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल डाउन मूव दिख रही है। ये एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो कहीं भी 3200 से 3150 के बीच में आता है तो आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, एटलीस्ट एलएनटी में। ओके अंशुल जी, एक और सेक्टर आज मेरे ध्यान पर आया है और वो है रियल एस्टेट। सारी रियल एस्टेट कंपनियों में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। शोभा आप 5% नीचे देख लीजिए, फिनिक्स मिल्स 4.5% नीचे है, गोदरेज प्रॉपर्टीज 3.5% नीचे है। मतलब कि रियल एस्टेट कंपनीज में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। कोई फॉर्मेशंस, कोई लॉजिक वगैरह यहाँ पर हमें देखना चाहिए? चार्ट्स वीक हैं, और न्यू टैक्स रिजीम में आप देखिए किसी तरह का इंसेंटिव नहीं है होम लोन पे, होम लोन के ब्याज पे, या इस सारी चीज़ों में। और ओल्ड रिजीम में कोई चीज़ अनाउंस भी नहीं हुई है, तो वो धीरे धीरे ख़त्म करने के मूड में है गवर्नमेंट, सबको नई टैक्स रिजीम में लाने के मूड में है। तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर मेरे को प्रिंसिपल और लोन पेमेंट पे अगर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है तो मैं घर क्यों खरीदूंगा ब्याज पे लेके। मतलब 60 लाख का मैंने घर खरीदा, 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख मैंने पे कर दिया, और उस पर भी टैक्स अलग लग गया, इनकम टैक्स, और इन सब चीज़ों में भी टैक्स लग गया। तो घर खरीदने के लिए कोई बहुत अच्छा ऐसा इंसेंटिव नहीं बचा है, अनलेस इमोशनल कोई आपका वो हो कि मेरे को अपने घर में रहना है। फाइनेंशियली कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये सबसे बड़ी नेगेटिव है इस बजट में, एटलीस्ट रियलिटी स्पेस के लिए। इसलिए ये सारे स्टॉक्स पिट रहे हैं, और अभी करीब करीब 5-7-8% की और डाउनसाइड आपको देखने के लिए मिल सकती है अगले 2-5 दिन में। बट जल्दी से रिकवर हो जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बजट ने ओल्ड स्कीम को, मतलब ये इंडिकेशन धीरे धीरे आने लगे हैं कि ओल्ड स्कीम खत्म होगी और न्यू टैक्स रिजीम में ही सब लोग रहेंगे। अब इस हफ्ते जो नया टैक्स बिल आना है उस पर भी थोड़ी नज़र रहेगी कि किस हिसाब से क्या करते हैं। बट मोस्ट लाइकली ये जो इंसेंटिव है घर खरीदने पे, प्रिंसिपल पेमेंट और इंटरेस्ट पे जो टैक्स बचता है, अगर ये नए टैक्स रिजीम में जैसे नहीं है और अगर न्यू टैक्स रिजीम ही डिफ़ॉल्ट हो जाती है
तो फिर लोगों का घर खरीदना थोड़ा सा सेंस नहीं बनता है कि जितना आप ब्याज दोगे उतना ही आप किराया दे लो, और जो कैपिटल आप देते थे, मतलब जो प्रिंसिपल पेमेंट करते थे, उतने की आप एसआईपी कर लो। तो 20 साल में आप जो एसआईपी का पैसा होगा, किराया काट के भी जो 20 साल में एसआईपी का पैसा होगा, वो आप डाउन मतलब कैश में दे के उससे बड़ा घर खरीद लोगे जो आज लोन पे आज खरीद रहे हो। तो ये जो बाइंग प्रोसेस है डिले होते हुए दिखेगा, इसकी वजह से ये डाउन मूव देखने के लिए मिल रही है। और चार्ट्स पे लगभग चारों चार्ट मैंने चेक कर लिए हैं, करीब करीब 7-8% की डाउन साइड अभी और बची हुई है। ઓકે, સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે। રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓ માટે થઈને હાલત થોડી અત્યારે ફિલહાલ ખરાબ રહેતી જોવા મળી શકે તેમ છે। आगे बढ़ते हैं सर। आज एक और अच्छा स्टॉक जिसमें आज एक्शन थोड़ा सा देखने मिला है वो है हमारे गुजरात की एक कंपनी और इवन मेरे होम टाउन की कंपनी है ज्योति सीएनसी। रिजल्ट्स ड्यू थे, रिजल्ट्स के बाद एक्शन है वो स्टॉक में फिर से एक बार 7% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली है ज्योति सीएनसी में। और अब तो चार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड मिल रहे हैं क्योंकि लिस्टिंग के बाद से अब तक में वो भी एक जो है वो हमें डिटेल मिल रही है। 1136 का डे हाई है सर आज का। देखिए 1400 रुपये पे फेल्ड ब्रेकआउट था जिसका लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 970 था। 970 टच करके बाउंस बैक कर रहा है, तो 50 डे मूविंग एवरेज तक ये स्टॉक आराम से बाउंस बैक कर लेगा 1207 रुपये तक, लेकिन उसके ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन में निकल जाएगा, तो बेटर है कि 1200 के पास एग्जिट करके कुछ समय के लिए स्टॉक को अवॉइड कर दें। जब नया बेस बन जाएगा और ब्रेकआउट आएगा तब लॉन्ग देखेंगे। तो लॉन्ग जो जવું હોય તો હજુ પણ હવે નવા બ્રેકઆઉટ માટેની થોડું રાહ જોવાની રહેશે અને ત્યારબાદ તમે એક્શન જોઈ શકો છો। और एक कंजम्पशन वाला स्टॉक सर निप्पॉन लाइफ देख लीजिए आप एक बार। 8.25% स्टॉक चला है निप्पॉन लाइफ और कंजम्पशन में ही आता है। इंश्योरेंस को वैसे मान लीजिए कि आप जीएसटी से रियायत तो कोई नहीं मिली है लेकिन आने वाले वक्त में मिलेगी। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट पूरा नाम है, तो आप इसको एक मार्केट पार्टिसिपेंट के तौर पर भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे चार्ट है सर, इनफैक्ट डेली चार्ट आप देखिए एकदम चढ़ाई जो है वो बहुत ही बढ़िया बनाई है चार्ट पर। कैसे देखेंगे सर इसको? देखिए सर, इंश्योरेंस बेचना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है और ऊपर से अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में इंसेंटिव नहीं दे रहे हो तो जनरली इंश्योरेंस खरीदेगा कौन। और दो चीज़ है इसका, आप इफेक्ट देख सकते हो। जो एंडाउमेंट टाइप की स्कीम है वो बिकना बहुत मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन जो टर्म प्लान है वो बेचना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि टैक्स इंसेंटिव की वजह से आदमी ले लेता था, अब वो नहीं है तो आदमी नहीं मतलब बहुत कम लोग लेंगे। लेकिन टर्म इंश्योरेंस के प्रति जो जागरूकता बढ़ रही है उसकी वजह से टर्म प्लान बहुत बिकेंगे। तो ये चीज़ कंपनी के लिए ओवरऑल अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस और बढ़ेगी लोग टर्म प्लान लेना स्टार्ट कर देंगे। तो शॉर्ट टर्म में ये सारे चार्ट्स नेगेटिव दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आप नाम इंडिया की आप बात करें जिसका नाम आपने लिया है, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव लग रहे हैं। पुल बैक आ रही है जो 20 डे मूविंग एवरेज तक आई है, 50 डे मूविंग एवरेज 665 पे यहाँ तक खिंच सकता है, बट उसके बाद वापस से एक बार डाउन साइड बनेगी। डाउन द लाइन 6-8 महीना 1 साल इन स्टॉक्स में पेन रहेगा, बट उसके बाद जैसे मार्केट कैचअप करने लगेगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्लैरिटी मिलने लगेगी, तो इंश्योरेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। बट अगले 6-8-9 महीने मुश्किल रहेगा इनके लिए डेफिनेटली। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं सर काफ़ी अच्छी तेज़ी के बाद, और वीकली चार्ट्स इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, इसीलिए मैंने स्पेशली डिस्कस किया आज। ये भी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पर जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। डॉम्स इंडस्ट्रीज़ आज योमिक ने चार्ट भी शेयर किए थे इसके, और काफ़ी अच्छा एक्शन देखने मिला है सर। इनफैक्ट ब्रेकआउट आया है, अब फॉर्मेशन आप बताइए। डॉम्स इंडस्ट्रीज़ बहुत ही बेहतरीन 6% ऊपर स्टॉक आज। देखिए डॉम्स इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा रिवर्सल आया है। मेजर सपोर्ट जोन 2200 पे डबल हैमर बना के वीकली बड़ी रिवर्सल बार बना के चला है। तो एक बार अपर एंड ऑफ द रेंज 3000 टेस्ट कर लेगा, बट उसके बाद कंसोलिडेशन बनना स्टार्ट होगी। तो जिसके पास है 3000 के आसपास प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट कर ले, और कंसोलिडेशन अभी फॉर्म होना स्टार्ट हुई है तो पूरा पैटर्न बनने का वेट करे, ब्रेकआउट पे दोबारा बाई करेंगे। ओके, तो ब्रेकआउट पर फरी एक बार પછી નજર રાખવાની રહેશે। અત્યારે તો फिलहाल ध्यान રાખવાનું છે। कंजम्पशन की थीम के हिसाब से सर एक रेडिंगटन भी बढ़िया चला है एप्पल के डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर। 5.5-6% की तेज़ी स्टॉक में 200 के ऊपर। कन्विक्शन बहुत कम दिखाया था स्टॉक ने, फिर से एक बार कोई रेजिस्टेंस देख रहे हैं सर, क्योंकि 200 के ऊपर की क्लोज आज मिलने के पूरे चांस हैं। देखिए 220 का ब्रेकआउट था 153 दिन के कप एंड हैंडल पैटर्न का, जिसको फेल किया और सेकंड अटेम्प्ट ले रहा है।
इस अटेम्प्ट में अगर 220 निकाल के क्लोज कर लिया तब तो 300 रुपये तक के टारगेट खुल जाएंगे, लेकिन अगर ये सेकंड अटेम्प्ट भी फेल होती है तो फिर लॉन्ग लिक्विडेशन वीक लॉन्ग्स का आना स्टार्ट होगा। पहला टारगेट 180, दूसरा टारगेट 150 बनेगा। मेरे को ब्रेक के आसपास है, एक आध हफ्ते का समय दीजिए। 220 कंफर्टेबली सस्टेन करने लगता है तो बाय कीजिएगा 300 तक के लिए। કે તો પછી 300 સુધીના લક્ષ્ય માટે થઈને જગ્યા બનશે। રેડિંગ્ટન જે કન્ડિશન્સ છે તે સરે કઈ તે ખાસ ધ્યાન રાખો। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर एक बार नजर डाल दीजिए सर, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली दूसरा दिन है आज जहां पर तेजी देखने मिली। अब ये कंपनी जो है वो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रही है। अब शिप बिल्डिंग में, मैरीटाइम सिस्टम्स में भी आ रही है। अब तक रेल सिस्टम्स ही थे, अब तो मैरीटाइम सिस्टम्स भी, और काफी बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। बाइंग आई है सर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में। देखिए स्टॉक खराब लग रहा है। पुल बैक 994 तक आनी थी, वो कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ से डाउन साइड अब वापस ओपन अप होती हुई दिख रही है। 780 और 610 रुपए के टारगेट मेरे को ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं इस काउंटर में। ओके, तो આગળ પછી 600 સુધી હજુ થોડું વેચવાલીના દબાણના સંકેતો પણ અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો, તો નજર તમારે જરૂરથી રાખવાની રહેશે। એક जम्मू कश्मीर बैंक आप देख लीजिए सर, बहुत ही वियर्ड न्यूज़ आए आज इस कंपनी के लिए। कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़ है और कंपनी को जीएसटी डिमांड का नोटिस मिला है 16,000 करोड़ रुपए का। अब जीएसटी के नोटिस जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनको आप डिफेंड करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट कैप से भी 1.5 गुना ज्यादा जीएसटी का नोटिस मिला है। सो ऑब्वियसली स्टॉक में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें देखने मिला। देखिए स्टॉक ने बिल्कुल किसी तरीके का कोई रिएक्शन दिया ही नहीं है। मतलब मार्केट ये मान के चल रहा है कि ये जो जीएसटी नोटिस है ये बहुत कोई वो नहीं करेगा, इसको डेंट नहीं करेगा। तो मोस्ट लाइकली मार्केट ने अगर रिएक्ट नहीं किया है, मतलब कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं कि फालतू का नोटिस है, इसका कुछ होना जाना नहीं है। जहाँ तक चार्ट की बात है, 92 का मेजर सपोर्ट प्रोटेक्ट हुआ है। मेजर रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में जो बनता है वो 109 रुपए का बनता है, वहां तक चला जाएगा स्टॉक। अगर 109 का ब्रेकआउट दिया तो फिर रैली एक्सटेंड करेगी 125 130 तक। लेकिन जब इस तरह की न्यूज बेस बन जाता है तो स्टॉक पे एक ओवरहैंग बनना स्टार्ट होता है, तो मैं फ्रेश बाइंग सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ताजी खरीदारी करवानी सलाह અહીંયાથી ખાસ નથી, फोकस जराવીશું। एक और स्टॉक सर बजिंग था जो वो था ओला। नए जो उनकी मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक ई बाइक जिसे बोलते हैं वो उन्होंने लाई है, रोडस्टर एक्स और एक्स प्लस, और यहाँ पर 5 अलग अलग वेरिएंट्स हैं उनके। 89,999 रुपीज़ से लेकर ऑलमोस्ट 1.5 लाख के ऊपर जाती है रेंज। नया प्रोडक्ट आया है, ऑब्वियसली थोड़ा सा बज़ बनना ज़रूरी है। कैसे देखेंगे सर ओला की ये जो नई बाइक आई है, उसको मार्च के मिड से डिलीवरी शुरू होने वाली है। सर ओला की नई बाइक आई है, क्या आपने ये बाइक की फोटोज देखी हैं? की फोटोज देखी है डेफिनेटली सर। तो क्या आप इस बाइक को लेके सड़क पर निकलना चाहेंगे? मतलब आदमी हंस के नहीं देखेगा, देख के हंसेगा कि ये क्या चला रहे हैं। तो पहले तो ओला के प्रोडक्ट बहुत अच्छे नहीं है, दूसरा इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, तीसरा इनका जो सीईओ है वो प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी करने की जगह ट्विटर पे लड़ता भिड़ता मिल रहा है। तो आप समझ लो उस कंपनी का भविष्य क्या है। मैं लगभग लिस्टिंग के दिन से कहते आ रहा हूँ कि ये सिंगल डिजिट में आपको स्टॉक मिलेगा। वहां से देखिए गिरते गिरते ये 60 रुपये आया है, 60 रुपये पे एक बार बाउंस करके 100 गया, फिर 60 रुपये आया, मतलब 66 के आसपास आया, फिर बाउंस कर रहा है, लोअर हाई बनाएगा। इवेंचुअली आप 6-8 महीना 1 साल स्टॉक को दे दो, धीरे धीरे करके ये कुछ सिंगल डिजिट में मिलेगा। बिल्कुल मैनेजमेंट पे एक पैसे का भरोसा नहीं है। पीआर गेम में पूरा एक्टिव है। वही पीआर गेम की जगह अगर दिमाग धंधे में लगाएं तो समझ में भी आता है। आप पीआर गेम में दिमाग लगाए पड़े हो। मेरे को बिल्कुल इस मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है। मेरे हिसाब से मैनेजमेंट बहुत बेकार किस्म की मैनेजमेंट है। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही नहीं चाहिए। ये वो अगला एडीएजी और जेपी ग्रुप का स्टॉक है जिसमें टर्न अराउंड की भी मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। यहाँ करें या थोड़ा सा ऊपर 83-84 पे करें, बट ये स्टॉक आपको 9-10 रुपये आके ट्रेड होते हुए दिखेगा। बिल्कुल। और देखने वाली बात सर ये है कि लिस्टेड कंपनीज होने के बावजूद भी, सेबी के नोटिस मिलने होने के बावजूद भी इस कंपनी में ऐसी ही टाइप की एक्टिविटीज़ कंसेक्यूटिवली आप देख रहे हैं। तो आपकी बात सही है, डेफिनेटली उसके साथ हम अग्री ज़रूर करते हैं। लेकिन एक और रिजल्ट बेस्ड स्टॉक का आज डिस्कस कर लेते हैं और वो है एशियन पेंट्स। मल्टीपल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई इसके ऊपर और रिजल्ट्स भी जिसे बोले कि एंटिसिपेटेड था उस हिसाब से वीक आए हैं।
मैनेजमेंट ने यहां तक भी कहा है कि आने वाले और 2 तिमाही में डिमांड के हिसाब से प्रॉब्लम्स रहेंगे। लेकिन जैसे आपने क्रूड के प्राइस का इंडिकेशन दिया, इनके मार्जिन्स पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। हाँ, डिमांड सिनेरियो में प्रॉब्लम है कंपटीशन के आने की वजह से, लेकिन वो सेक्टोरियल शिफ्ट है। कैसे देखा जाए सर एशियन पेंट्स को? देखिए, मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, मेरे को बहुत क्लियरली नहीं समझ में आया ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि डिमांड शिफ्ट होगी या डिमांड में कंपटीशन होगा। बिरला अगर आ भी रहा है तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इतना छोटा है कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मार्केट शेयर वो नहीं खाएगा, वो खाएगा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर का मार्केट शेयर। वो एशियन पेंट्स के क्लाइंट नहीं खा जाएगा, जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। तो मेरे को नहीं लगता एशियन पेंट्स के लिए कोई दिक्कत होनी चाहिए, बल्कि ये चीज़ और अच्छी हो जाएगी कि जितना अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मार्केट जाएगा उतना बड़े प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा। हालांकि चार्ट वीक है, रेंज के बॉटम के हल्का सा नीचे चल रहा है, लेकिन डीपली ग्रॉसली ओवरसोल्ड है। यहाँ से मेरे को बहुत डाउनसाइड नहीं दिखती है। रिजल्ट इतने खराब होने के बाद भी कोई बहुत नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया। 2-2.5% को मैं बहुत नेगेटिव नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप देखिए जिसके खराब रिजल्ट आए हैं 18-18, 20-20% नीचे स्टॉक्स पिटे हैं। तो मेरे को बहुत खराब नहीं लग रहा है। जो शॉर्ट टर्म करेक्शन था सेंटिमेंटल कंप्लीट हो गया है। अपसाइड बहुत जल्दी नहीं बनेगी, उसके लिए 2366 निकालना होगा, तब 2585 और 2773 तक जाएगा, और फिर उसके बाद बॉक्स का हाई 3400 भी टेस्ट कर सकता है। तो ये वो रेट है बाय ऑन डिप्स की जो हम बात करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक में बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, और ये वो डिप है जिसमें आपको बाय करना चाहिए। एशियन पेंट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बाय है करंट मार्केट प्राइस पे। સો લોંગ ટર્મ માટે તો પોર્ટફોલિયો સ્ટોક છે એશિયન પેઇન્ટ્સ, અત્યારે તમારે ખાસ તમારા રડાર પર જરૂરથી રાખવો જોઈએ। आगे बढ़ते हैं। एक और स्टॉक सर आज होल्डिंग कंपनी में से बजाज होल्डिंग, आज हम देख रहे हैं 3.25% की प्राइस कट्स यहाँ पर देखने मिली है। एक तरफ है बजाज फाइनेंस जिसमें आज 52 वीक हाई देखने मिले थे, और सामने होल्डिंग में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। इवन बजाज फाइनेंस में भी शुरुआती तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने मिली थी। देखिए, तीनों स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस मेरे को सबसे बेहतरीन लग रहा है। बजाज फाइनेंस में बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है 171 हफ्ते का 8,000 रुपए पे, और इसका टारगेट बनता है 12,000 कम से कम। तो डिप्स पे कहीं भी 8,200 पे मिलता है, तो 7,900 के स्टॉप लॉस से बजाज फाइनेंस आपको बाई करके चलना चाहिए। ऊपर 12,000 12,500 तक का टारगेट मिलेगा। बजाज फिनसर्व पीछे पीछे चलेगा तो बेटर है कि आप लीडर को ही ले लें। और जहाँ तक बजाज होल्डिंग की बात है, होल्डिंग कंपनीज में जो पंप आया था, अब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन आते हुए दिख रहा है, तो इनको अवॉइड करके चलना चाहिए। ક્લિયરલી હોલ્ડિંગ કંપનીઓને થોડો અવોઇડનો વ્યૂ અહીંયાથી ખાસ બની રહ્યું છે, નજર આપણે ધરાવીશું। નેક્स्ट स्टॉक सर JSW एनर्जी। वेस्ट बंगाल में 1600 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है थर्मल पावर प्लांट के लिए, और न्यूज़ काफ़ी इम्पैक्ट देते हुए देखने मिली है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से, डिस्कॉम जिसे हम कहते हैं, 2030 से पहले प्लांट कंप्लीट करके देना है, ये ऑर्डर इनको मिला है। कैसे देखें सर JSW एनर्जी? देखिए, JSW एनर्जी में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। 450 का मेजर सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस बैक किया है। मेरे को लग रहा है बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा, और शार्पली एक्सटेंड करेगा 50 डे मूविंग एवरेज 590 रुपये तक। तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। 100 रुपये का बाउंस किसी को प्ले करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक्स एक बेस बनाना स्टार्ट कर देगा। तो फिलहाल जो अप मूव मिल रही है बेस के लोअर एंड से बेस के अपर एंड तक, उसको प्ले करना चाहिए 590 तक का टारगेट लेते हुए। 590 સુધીના ટાર્ગેટ્સ માટે થઈને વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બની રહ્યું છે। સર એક डेफिनेटली चार्ट्स मुझे डिस्कस करने आपके साथ वो है वेस्ट लाइफ फूड। चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसे बोलते हैं उथल पुथल में है। एक दिन तेज़ी, दूसरे दिन मंदी। तेज़ी आती है 4-5% उछल जाता है स्टॉक, मंदी आती है 4-5% गिर जाता है स्टॉक। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है चार्ट में। कैसे देखें सर वेस्ट लाइफ फूड को? क्योंकि जो कंजम्पशन के न्यूज़ आए उसके बाद तेज़ी आई, लेकिन यहाँ पर माल कोई बेचने को रेडी है ऊपर के लेवल पे, ये क्लियरली हमें देखने मिल रहा है। देखिए, लंबा मूव था और कंसोलिडेशन भी लंबा चल रहा है। 2023 अगस्त में टॉप आउट हुआ था, तब से फॉलिंग चैनल में, फॉलिंग चैनल के टॉप पे आया है। ये अच्छी न्यूज़ की वजह से अपने रेजिस्टेंस को हिट किया है। 900-910 की रेंज जब भी ये स्टॉक निकालेगा, स्टॉक में 12,500-13,000 रुपए तक की अपमूव बनती हुई दिखेगी। तो मेरी वॉच लिस्ट में जरूर है वॉल्यूम की वजह से, लेकिन मैं 900-920 निकलने के बाद स्टॉक में बाई कॉल्स इनिशिएट करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि तब मोमेंटम आपके फेवर में आ जाएगा। तो फिर सर जुबिलेंट फूडवर्क्स भी होगा आपके वॉच लिस्ट में? मेरे वॉच लिस्ट में है जुबिलेंट फूड भी। मैंने बाई भी दिया है मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑन दी अपसाइड। देखिए, जुबिलेंट फूड में 722 दिन का बेस ब्रेकआउट है। अगर ये स्टॉक 728 सस्टेन करता है तो 1,000 रुपए तक के टारगेट जा सकता है। मैंने पर्टिकुलरली जुबिलेंट फूड
और सेफायर, इन दो में बाई दिया हुआ है। वेस्ट लाइफ में मैंने अभी नहीं दिया है। नहीं, जुबिलेंट आपने हमारे साथ भी डिस्कस किया था, मैंने इसीलिए क्विकली रैपअप उसको भी कर लिया क्योंकि लेवल्स जो है वो भी रिवाइज तुरंत ही हो गए। एक और रिजल्ट स्टॉक सर, टाइटन कंजम्पशन की थीम पर फिर से एक बार आते हैं। गोल्ड प्राइसेस एलिवेटेड है, रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके जो प्रॉब्लमेटिक आज रिजल्ट में जो रिएक्शन आया वो है उनके वॉच और आईवियर, पर्टिकुलरली वॉच बिजनेस में, वेयरेबल्स जिसे बोलते हैं, उसके बिजनेस का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहा है। इस वजह से टाइटन में फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली है सर। देखिए बहुत खराब कंपनी है टाइटन, एकदम बिल्कुल महा खराब कंपनी है। कल लास्ट वीक में मेरा 1.25 लाख रुपए बर्बाद हो गया इसमें। मेरी वाइफ के साथ में गया था तो वो 1.25 लाख रुपए का मंगलसूत्र खरीद के ले आई है। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है टाइटन। जहाँ तक चार्ट की बात है, चार्ट बहुत बेहतरीन लग रहा है, एकदम बेस बना हुआ है और अपर एंड पे बेस बना है। रेंज है 3850 3125। 3125 के लो से चला है तो 3850 चला जाएगा और 3850 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट बनेगा इस काउंटर में 4500 तक के टारगेट खुल जाएंगे। तो टाइटन जाके सोना खरीदने की जगह टाइटन का स्टॉक खरीद के रखिए, ये आपको मोटा पैसा कमा के देगा। सर जैसे आपको टाइटन नहीं पसंद है, मुझे कल्याण ज्वेलर्स नहीं पसंद है। हाँ, हम लोग वहां गए थे, पसंद तो मेरे को वो भी नहीं आ रहा था। नहीं, मेरे साथ जो वाकया आपके साथ टाइटन में हुआ वो मेरे साथ कल्याण ज्वेलर्स में हुआ था। ये सब अच्छी कंपनी नहीं है, एटलीस्ट मर्दों के लिए तो एकदम नहीं अच्छी है। बिल्कुल, इसकी जगह आप गोल्ड में भी इनफैक्ट इन्वेस्ट कर लीजिए। आज फिर से एक बार रिकॉर्ड बना दिया सर, अगर आप गोल्ड के चार्ट्स भी डिस्कस कर सके हमारे साथ, बिकॉज ग्लोबल जो इकोनॉमिक सिचुएशन बना है ऐसे में गोल्ड को भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर लोग बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं और अब तो रिकॉर्ड बन गए फिर से एक बार, तो चर्चा में तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा गोल्ड। और ट्रम्प साहब भी आए हैं तो वो भी एक सपोर्टिव रीज़न रहेगा गोल्ड के लिए सर। देखिए गोल्ड के चार्ट में, चूंकि गोल्ड कॉमेक्स से चलता है, हम इंडियन प्राइजेस केवल डिराइव करते हैं ग्लोबल प्राइजेस से, तो गोल्ड में 2880 डॉलर का ब्रेकआउट आया है और टारगेट उसका $3000 है। यानी यहाँ से $120 तेजी है सोने में। अगर मैं उसको 85 रुपीज से कन्वर्ट करूँ MCX में तो ये आता है इंटू 85, 3200 रुपए की तेजी यहाँ से बनती है गोल्ड प्राइजेस में। तो यहाँ से जो गोल्ड में ब्रेकआउट आया है वो 3280 रुपए की तेजी है। अगर उसको मैं जोड़ूं 84,600 पे खड़ा है, 84,600 पे जोड़ूं तो 87,800, मतलब 88,000 करीब का गोल्ड का टारगेट बन रहा है। 88,000 तक गोल्ड आ सकता है ऊपर में। तो ऐसे में क्या गोल्ड बीज वगैरह ऐसे प्रोडक्ट्स पर नजर रखनी चाहिए हमें? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए सर। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं एनी डे सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में या तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लें, आपको ब्याज भी मिलेगा और गोल्ड की अप्रिसिएशन भी मिलेगी। या आप NSE पे जाके कोई भी ETF खरीद लीजिए, आपको डिजिटल फॉर्म में रहेगा, आराम से आपके डीमैट में रखा है, का डर नहीं रह गया या इस टाइप की चीज का डर नहीं रह गया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक है सर, और इसी के साथ वक्त तो चला है विदा लेने का। अंशुल जी, जो भी हमने आज डिस्कशंस किए हैं उसके लिए आपकी ओर से डिस्क्लोजर्स। देखिए रिलायंस और बैंक बीस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में था। बैंक बीस मैंने आज बुक किया है, थोड़ा सा करेक्शन मिलता है तो वापस री एंटर करेंगे। बट रिलायंस हाफ मैंने प्रॉफिट बुक किया है, जो नीचे में लिया था, ऊपर वाला मेरे पास अभी भी रखा है। जैसे ही दोनों में डिप्स आती है मैं वापस लॉन्ग करूंगा। इसके अलावा मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंशुल जी, और ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। क्विकली